हाँ, मैं कर दूंगा। अभी डिस्क्रीट को हम बाद में कर देंगे, पहले हम इन्फ्लुएंशियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट का हो चुका है, फिर भी मैं कर दूंगा। व्हाट इज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हियर? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप इस डिस्क्रीट की बात करते हो, इन डिस्क्रीट स्टैटिस्टिक्स वी आर बेसिकली, यू कैन से कि हम वहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे कि आपका पीडीएफ था, पीएमएफ था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जहाँ पे आप अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फाइंड आउट करते थे, देख रहे थे कि किस तरह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कंटिन्यूस आपका रैंडम वेरिएबल आ रहा है तो उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अप्लाई करते थे ताकि देख सकें हमारा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी एज पर दी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी दो तरीके की है, एक तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो आप निकालते हो भाई कितनी वैल्यूज कितनी बार आ रही है, वो आप कभी भी कंटिन्यूस वेरिएबल पे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, अब हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना वैल्यू आ सकती है। जब आपके पास कंटिन्यूस होती है तो हम डेंसिटी देखते हैं कि भाई कितनी डेंसिटी, कितना परसेंट डेटा हमारा किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पर डेंसिटी को देखते थे आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। अब हम आ रहे हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज द सेकंड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हियर। मैंने ये पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, इट इज यू कैन से नोटबुक की फाइल है जिसके अंदर आपके पास इमेजेस के थ्रू भी आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। Inferential statistics is a branch of statistics that helps us make conclusions or predictions about a population based on data collected from a sample. Now remember one thing, हम यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते क्या हैं? यहाँ पर बेसिकली हम अजम्पशंस या फिर आप कह सकते हो प्रिडिक्शंस निकालते हैं अबाउट पॉपुलेशन। यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक है पॉपुलेशन एंड अ सैंपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड अ सैंपल? पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो, पॉपुलेशन मीन्स द कंप्लीट डेटा, द कंप्लीट इन्वायरमेंट, पूरा डेटा बेसिकली कहलाता है पॉपुलेशन। जब सैंपल की बात करते हो, सैंपल हमेशा इसी पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है, ठीक है। अब कभी कभार हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन अवेलेबल होती है, कभी कभार हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होती, मतलब कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि अगर कोई इंसान हैदराबाद में रहता है, चलो हैदराबाद छोड़ो, अगर कोई इंसान न्यूयॉर्क में रहता है तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो आप क्या कर सकते हो? इफ समवन लिव्स, और लिव्स भी छोड़ो, कोई वहां पैदा हुआ, क्योंकि लिविंग तो ठीक है आप कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन इफ आई एम ट्राइंग टू से दैट आई नीड टू अज्यूम और प्रिडिक्ट करना है मुझे कि अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुआ है तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ। एग्जैक्टली अब आपने कहा कि न्यूयॉर्क, एक काम करें, आप न्यूयॉर्क के जितने भी लोग हैं सब से हाइट्स लो, उसकी एवरेज निकालो। न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन कितनी है पता है? अराउंड अराउंड अराउंड, नहीं भी नहीं तो एटलीस्ट 100 मिलियन तो होगी, 1 करोड़, अराउंड, नहीं भी नहीं करके 1 करोड़ आवाम तो न्यूयॉर्क के अंदर होनी चाहिए। व्हाट यू सी कितनी होनी चाहिए, चलो छोड़ो 1 करोड़, 10 लाख आवाम तो होगी, 1 मिलियन तो एटलीस्ट, 1 मिलियन हैदराबाद के अंदर आपको 1 मिलियन से ऊपर मिल जाएगी। न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ी सिटी है, हैदराबाद से बड़ा सिटी है, तो कहने का मकसद न्यूयॉर्क के अंदर एटलीस्ट 10 लाख आवाम तो होनी चाहिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई 84, चेक किया अभी आपने, 84 लैक्स, मतलब अराउंड 100 मिलियन, 1 करोड़ आवाम जितनी है यहाँ पर, 84 लैक्स तकरीबन आपके पास, बाकी उसमें रजिस्टर्ड होंगे, खैर इतनी आवाम वहां पर होगी,
ठीक है। चलो अगर आप न्यूयॉर्क की नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर फिर ये इमिग्रेंट ज्यादा है, लेकिन चलो ठीक है, न्यूयॉर्क में आपके पास अराउंड 10 लाख आवाम तो होनी चाहिए। अब मैं आपने किसी ने कहा कि सर वो आप एक काम करो, सबको बुलाओ, सबकी हाइट नापो, तो फिर मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा 10 लाख आवाम की हाइट नापने में? एग्जैक्टली। अब आप कह रहे हो कि चलो सर आप एक काम करें, अगर आप कंप्लीट पॉपुलेशन की एवरेज नहीं निकाल सकते, आप एक काम करें 200 लोगों का सैंपल ले लें और उनकी हाइट ना जो है ना वो आप मेजर करें और उसकी आप एवरेज निकालें, तो वो एवरेज हाइट सबकी होनी चाहिए। क्या ये गारंटी है आपकी कि 200 बंदों के ऊपर बेस करके आप कह रहे हो कि 10 लाख अवाम की हाइट एवरेज यही होगी? अप्रोक्सीमेटली भी क्या गारंटी दे सकते हो कि कहीं हिलता आगे पीछे, कहीं थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ जाए? दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। पर फॉर दैट हाउ वी कैन गेट द एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालने के लिए आपके पास अलग अलग टेक्निक्स है। नहीं, अगर आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? अलग अलग टेक्निक्स हैं। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक इज रैंडमाइजेशन। मतलब ये जो सैंपल आप उठाओगे इसको आप रैंडमली उठाओगे, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह से आपने या एक एरिया से या एक जगह से आपने उस सैंपल को नहीं उठाना। आप इसे रैंडमाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। रैंडमली कहीं से भी दो बंदे आपने अपना ईस्ट से उठा लिए, दो बंदे आपने वेस्ट से उठा लिए, तो डिफरेंट एरिया से आपने अलग अलग लोग कलेक्ट किए। अब आप कह सकते हो कि आपका डेटा अप्रोक्सीमेटली वहां पर, but still we cannot guarantee that. So for that we can perform some test on it. इसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि whether our hypothesis is accepted or rejected. अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर दोबारा बताता हूं। हाइपोथेसिस बेसिकली हमारे पास अजम्पशन, अज्यूम करने को कहते हैं। क्योंकि जहां जिसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, आपने अभी तक उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप अज्यूम कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम अजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ डॉक्टर वांट टू चेक दी मतलब उसे एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है कहाँ की, न्यूयॉर्क की, सही है। अब डॉक्टर कह रहा है कि मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क में जो रहते हैं उनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 158.7 सेंटीमीटर, डॉक्टर कह रहा है। अब क्या ये रिजल्ट है या फिर हाइपोथेसिस है? इट इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है, ये आगे ना नीचे एक्सप्लेन करते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या होता है आगे देखेंगे। अभी पहले तो हम इस इन्फ्रेंशियल की बात करते हैं। इन्फ्रेंशियल में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर पॉपुलेशन, बेसिकली जो आपका पॉपुलेशन है उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। कंप्लीट पॉपुलेशन अगर होगी तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। जब हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन है ही नहीं तो एग्जैक्ट नंबर तो आ नहीं सकता, तो हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कोई ना कोई नंबर। अब ये जो प्रिडिक्शन है, दैट प्रिडिक्शन कम्स इन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एरिया। अब आप इससे एक चीज कनेक्ट कर सकते हो, आगे जाके जब आप लोग मशीन लर्निंग में से प्रिडिक्शन निकालोगे, वो प्रिडिक्शन कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे कनेक्ट हो रही है। जो प्रिडिक्शंस आएंगी वो आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ही बिहाफ पे आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। Unlike descriptive statistics, which only summarize data, inferential statistics allows us to generalize from a smaller data set to a larger group. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब आप डिस्क्रीट स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे वो सिर्फ आपके डेटा को समराइज करने के लिए काम आता है। मतलब उसका आपने मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, आपने मीडियन निकाल दिया, मोड निकाल दिया, वेरिएंस चेक कर लिया आपने, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वहीं पर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर ली, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन
एस्टिमेटर अप्लाई करके, या फिर आपने पीडीएफ पीएमएफ अप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाई करके डेटा को बस एनालाइज करवा दिया कि डेटा ऐसा दिखता है, समराइज कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा डिस्क्रीट के अंदर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप इन्फ्रेंशियल की बात करते हैं, इन्फ्रेंशियल अलाउज अस टू जनरलाइज दैट डेटा। जनरलाइज करना है, कैसे जनरलाइज करना है? फ्रॉम अ स्मॉलर डेटा सेट जो आपको मिला है टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पर हमें स्मॉलर आपके सैंपल के ऊपर हम बेसिकली यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रही हैं वो रिजल्ट्स बेसिकली ये बता रही हैं कि ये रिजल्ट्स आपके लार्जर ग्रुप की हो सकती हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन लार्जर ग्रुप के लिए हो रही है, उस स्मॉलर के लिए तो हमारे पास रिजल्ट है डायरेक्ट। लार्जर ग्रुप की प्रिडिक्शन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर ग्रुप इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ना डिस्क्रीट बेसिकली आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए काम आता है। अब वो डेटा आपका सैंपल हो या पॉपुलेशन, दैट डजंट मीन एनीथिंग, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। अभी एनालाइज नहीं कर रहे, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर प्रिडिक्टिंग, नॉट एनालाइजिंग। इन डिस्क्रीट वी वर एनालाइजिंग, हम वहां पे एनालाइज कर रहे थे, समराइज कर रहे थे डेटा को कि कैसा दिखता है, क्या है इसमें, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, सेंटर टेंडेंसी हमारी सही आ रही है, नहीं आ रही, आउटलायर्स हैं नहीं है, ये सब चीजें हमने वहां पे देख ली, डेटा को एनालाइज कर दिया। अब हम इसी डेटा से प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं कि आप प्रिडिक्शन क्या हो सकती है इसकी। इफ आई वांट टू से कि फॉर एग्जांपल कल दराज आपको हायर करता है, दराज एप्लीकेशन आपको पता है, दराज कंपनी आपको हायर करती है। अब वो आपको कह रही है कि भाई हम यहाँ पर आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च करने जा रहे हैं, मुझे बताएं कि मैं जब इसको यू कैन से एडवर्टाइज करूं तो किस एज ग्रुप को एडवर्टाइज करूं। जो आपको आपने तो कह दिया, ऐसे थोड़ी आपने जवाब देना है, आप वो मांगेगा डिस्क्रिप्शन, बताओ कैसे, व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड दैट। नहीं, इफ समवन इज एजुकेटेड, इफ समवन इज सोशल, पर वो गरीब है तो कैसे खरीदेगा? If I earn enough to buy a iPhone 17 Pro Max, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैं ले पाऊंगा। मेमन सोसाइटी की लोकेशन भेज देते हैं। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम डेटा को एनालाइज तो करते हैं, डेटा एनालिसिस के ऊपर हम प्रेडिक्शंस नहीं बताते, एनालाइज करने के बाद हम प्रेडिक्शन जनरेट करते हैं कि हाँ अभी तक जो हमारे पास सैंपल है, डेटा सेट है, इसके अंदर एग्जैक्टली इसके अंदर जो परचेज हिस्ट्री आ रही, जिन्होंने पहले आईफोन 16, 15, 13 ये जो खरीदे थे, या फिर मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्पेंड किया हुआ है मेरी वेबसाइट के ऊपर या फिर दराज के ऊपर, दो ज्यादा टारगेटेड एरियाज। क्यों? क्योंकि एक तो ये आते हैं और अच्छी खासा स्पेंड कर रहे होते हैं ऑन आवर वेबसाइट, दूसरा कि कितने टाइम के बाद आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ वंस आकर स्पेंड करके जा रहा है या फिर मल्टीपल टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर मंथ में मल्टीपल टाइम स्पेंड कर रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा अमीर है। अगर वो 4 महीने में एक बार अपना कर रहा है तो उसका मतलब थोड़ा सा जमा करने के बाद स्पेंड करता है। तो एनालिसिस का मकसद यही होता है कि कौन से कस्टमर को मैं एडवर्टाइज करूं, पर ये जो कौन से कस्टमर को एडवर्टाइज करना है ये प्रेडिक्शंस है, क्योंकि जब वो एडवर्टाइज दिखाएंगे तो ये सबको दिखाएंगे, जिनका दराज का अकाउंट बना हुआ हो या ना बना हुआ हो, सबको दिखाना है। तो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन अंदाजा हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सैंपल साइज के ऊपर लगाना है कि अब कौन सी एज ग्रुप के लोग बन रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं भाई स्पेंड कर रहा है और इस तरह के मोबाइल फोन्स पे इतने स्पेंड कर रहा है और इसकी एज ग्रुप ये है तो उसको दिखा दो, ऐसे ही है। तो अब ये जब आप मार्केट में जाओगे ना इसी तरह के आपको मिलेंगे। आगे जाके मैं आप लोगों को इसी टाइप के कोई टास्क आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई एनालाइज करके दो, मैं आपको मॉल्स का डेटा प्रोवाइड करूंगा, मैंने आपको दराज का भी डेटा निकाल के कोशिश करनी है कि मिल जाए तो अच्छी बात है, एक्चुअल डेटा हो जाएगा आपके पास।
उसके अलावा एक्चुअल डेटा में हम डिजीजेस का भी प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शंस का टॉपिक आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इमेज के जरिए भी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो दिस इज पॉपुलेशन which contains so many peoples here, और सैंपल साइज इसका सबसेट है जो उससे कम होता है। Appropriate inference drawn about the characteristics of the population, मैंने यहाँ पे ये बता दिया है कि मैं तस्वीर कहाँ से उठाई है, अगर मैंने नहीं बताया होता तो मॉनिटर को क्या कहते हैं एरर आसलो, क्या एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये है फ्रॉम वॉल स्ट्रीट मोजो, ओके। आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड ऑन अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के ऊपर आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड किया जाता है, यहाँ नहीं किया जाता, क्योंकि इधर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट है। यहां मैं कर रहा हूं ताकि मैं इसके लिए कोई अजम्पशन कर पाऊं, सैंपल के जरिए पॉपुलेशन पे अजम्पशन करेंगे। आगे चलते हैं। की पॉइंट्स पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर बताता हूं पढ़ के। पॉपुलेशन इंटायर ग्रुप वी वांट टू स्टडी, फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट्स इन अ कंट्री, दिस इज द पॉपुलेशन। आप ऑल स्टूडेंट्स इन अ कंट्री को तो मेजर नहीं कर सकते, ऐसे ही सैंपल के स्मॉलर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट सर्वेड, ठीक है। गोल क्या है, यूज सैंपल डेटा टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉपुलेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या आती है यहाँ पे, फाउंडेशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज प्रोबेबिलिटी helps measure uncertainty in predictions. Now, remember one thing, foundation matlab the base on which the complete inferential statistics is based, that is probability. सारी assumptions, सारे टेस्ट जब आप आगे देखोगे तो मैं बार बार p वैल्यू, p वैल्यू, प्रोबेबिलिटी यही करता रहूँगा, क्योंकि हम उसी के बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि क्या हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है कि एक्सेप्ट होता है, ठीक है। नाउ रैंडम सैंपलिंग या इंश्योर द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आप सैंपल निकालते हो किसी पॉपुलेशन का, आपने रैंडमाइजेशन अप्लाई करनी है। अगर ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है तो आपका मॉडल बायस हो सकता है। बायस का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क की बात कर लो तो हो सकता है वहां पर कोई एक ऐसी कॉलोनी बनी हुई हो जहां पर बोने रहते हो, आपने वहीं से 100 लोग उठा लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइट की, उनकी हाइट आ रही है फॉर एग्जांपल 130 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल 130 सेंटीमीटर उनकी हाइट, आप कह दो कि टोटल की भी जो है ना एवरेज 130 हो सकती है, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने सिर्फ उस एरिया का उठाया है। तो फॉर दैट अगर आप रैंडमाइजेशन करते हो तो उससे क्या फायदा होता है, उससे ये कि इंश्योर द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब आपका सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उस पॉपुलेशन के किसी स्पेसिफिक हिस्से को, ठीक है। कभी कभार ये चीज आप डेटा सेट के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सम डिजीज। आपने क्या किया कि डेटा कलेक्ट किया हुआ है या फिर आपको कलेक्टेड डेटा ऑलरेडी मिला है, ठीक है। इस डेटा, इस सैंपल के अंदर आप देखोगे कि शुरू के फॉर एग्जांपल 500 जो रोज हैं वो डिजीज जिसको है उनका डेटा पड़ा हुआ है, आफ्टर दैट 500 रोज आर फॉर दोज जिनको डिजीज नहीं थी। अब हमने जब इसमें से सैंपल उठाया तो हमने क्या किया, सिर्फ नीचे के हिस्से से हमने सैंपल उठा लिया। अब आपके पास डेटा सिर्फ वही है जिसको डिजीज नहीं थी। अब इसको जब आप प्रेडिक्शन करोगे वो सबको करेगा, इसको भी डिजीज नहीं है, इसको भी डिजीज नहीं है, इसको भी डिजीज नहीं है, बायस हो जाएगा। इसलिए हमेशा रैंडमाइजेशन लाजमी जरूरी है। आगे देखोगे आप मशीन लर्निंग के मॉडल अप्लाई करेंगे, डीप लर्निंग के मॉडल अप्लाई करेंगे, वहां मैं बार बार रैंडम स्टेट कर रहा हूँ। बायस की मीनिंग क्या है, इंग्लिश का वर्ड है बायस। बायस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ मैं जो ना थोड़ा सा फेवरिज्म दिखा रहा हूँ, फेवर दिखा रहा हूँ कहीं पे किसी अभी कैटेगरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ मैं फेवर्ड हूँ या फिर वो मैं उसको फेवर दिखा रहा हूँ, आपके साथ अहमियत दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए मैं शावेज को
शावेज को ही बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं इसका मतलब मैं बायस हूँ शावेज के जरिए, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता तुम लोग कहीं और निकल जाओगे। तो कहने का मकसद अगर मैं सिर्फ इसी को पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब मैं इसके साथ बायस हूँ, आप लोगों तो मैं नहीं देख रहा, कंसीडर नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको कहते हैं बायसनेस। आगे चलते हैं, ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज आगे बहुत काम आएंगी, एआई तक आपको ये बायसनेस बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये वर्ड टर्मिनोलॉजीज याद कर लिया करें, बायस क्या होता है, ठीक है, बहुत काम आएंगी। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मूला आते हैं ना, अच्छा एक चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये हम फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, मुझे भी याद नहीं है भाई, मैंने आज से कोई तकरीबन 6-7 साल पहले पढ़ा था, ये तो मैंने 8-9 महीने पहले दोबारा रिवाइज किया था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि क्या चीज़ क्या है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे अगर मैं कोई कैलकुलेशन की बात होगी ना, मेरे पास कोई ना कोई पेज होगा क्योंकि उसमें करके आता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो हो गए काम। तो कहने का मकसद कि ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाते हो ना, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे विल नेवर आस्क फॉर दी कोड हियर। आगे जाके आप जब मशीन लर्निंग का कोड अप्लाई करो, डीप लर्निंग के कोड अप्लाई करो, आप देखो कि 2-2 लाइनें, 5-5 लाइनों के कोड होंगे, एंड इन जस्ट 5 लाइन्स एवरीबॉडी नोज के ये 5 लाइनें कोई भी याद करके आ जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे विल आस्क फॉर दी what is happening behind on your model, इस मॉडल के पीछे क्या हो रहा है, ये रहा बिहाइंड द सीन पीटीएफ। क्या था, हाँ, मेन टेक्निक्स इन इन्फ्लुएंशियल स्टडीज क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, नंबर 1 इज एस्टिमेशन। नाउ व्हाट इज एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, या फिर आप कह सकते हो एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन यूजिंग अ सैंपल मीन। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट जिसको आप एस्टिमेट करना चाहते हो, जैसे कि अभी हमने पॉपुलेशन में हाइट की बात की, तो हम चाह रहे थे कि एवरेज को एस्टिमेट करें, हम एवरेज प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे, तो ये जो एवरेज है ये आपका एस्टिमेशन पॉइंट हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो एसटीडी आपका एस्टिमेटिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो आपका वेरिएंस आपका एस्टिमेटिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर फीचर की बात कर रहे हो, जैसे कि आपका टारगेटेड फीचर हो जाएगा, जैसे कि डिजीज है या नहीं है बाइंड्री में, यस और नो फॉर एग्जांपल, तो ये जो यस और नो, तो आप ये आपका एस्टिमेशन हो जाएगा। नहीं, एस्टिमेशन इज बेसिकली अजम्पशन, जो आप एस्टिमेट करना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली अलग चीज होती है। हाँ, नहीं, प्रोबेबिलिटी भी बूलियन नहीं है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है कि आप एग्जैक्टली कि आपके डेटा में पॉसिबिलिटी कितनी है इस स्पेसिफिक आउटकम की, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम टू बिकम, ठीक है। लेकिन जब आप बात करें एस्टिमेशन, इट इज व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग, हम जो यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, ये फाइंड आउट करो, इसकी एवरेज हाइट ये हो सकती है, तो एवरेज आपका एस्टिमेटेड हो गया। अगर आप बात कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो सकती है, तो ये आपकी एस्टिमेशन हो जाएगी। जो आपने एस्टिमेट किया, आपने एस्टिमेशन लगाया, आपने अज्यूम किया, आपने अजम्पशन दी जिस चीज के बारे में, दैट इज योर एस्टिमेशन। दैन इंटरवल एस्टिमेशंस क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, which is basically range of values within which the population parameters lie with a certain probability. Now इंटरवल एस्टिमेशंस में आपके पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आगे जाके और अच्छी से तरीके से समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा आपको इसका डेफिनेशन भी नहीं डिफाइन कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। अगर डेटा इस कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के दरमियान कहीं लाए कर रहा है, इसका मतलब हमारी असम्पशन सही है। अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बाहर है, इसका मतलब हमारी असम्पशन गलत है, ठीक है। आउटलायर भी कह सकते, आउटलायर नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रिडिक्शन की बात हो रही है। नहीं, आउटलायर देखिए, आउटलायर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है जो डेटा में है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या हमारी प्रिडिक्शन सही है। ये प्रिडिक्शन सही तब होगी जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के दरमियान बैठे हुए हो।
अगर आपकी जो प्रिडिक्शन है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बाहर है, इसका मतलब आपका अजम्पशन गलत है। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अज्यूम किया, आपने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमने कहा कि न्यूयॉर्क की हाइट होनी चाहिए 158.2, ठीक है, या आपने अज्यूम कर लिया होनी चाहिए, चेक नहीं किया है, होनी चाहिए। हमने सैंपल उठाया, सैंपल पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म किए, कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आए। अब जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, इस ये रिजल्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर ये आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के दरमियान आती है, भले वो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो वो एक्सेप्टेड है। अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बाहर जाती है, तो इसका मतलब आपका जो अजम्पशन थी वही गलत थी। प्रेडिक्शन जो आई है उसके हिसाब से अजम्पशन ही गलत है। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे परफॉर्म करते हैं, क्यों, डायग्राम में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, दो चीजों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, दो चीजों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक है एस्टिमेशन, एक है आपकी प्रिडिक्शन, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब होता है हमने अज्यूम किया, हमने कहा, डॉक्टर ने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई, मतलब डॉक्टर ने कहा कि न्यूयॉर्क के अंदर जो लोगों की हाइट है वो अराउंड अराउंड 158 हो सकती है। देयर इज नो टेस्ट परफॉर्म टिल नाउ, अभी तक कोई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। अगर मैं आपसे कहूँ रोल अ डाइस, डाइस की बात करते हैं, ठीक है, अब डाइस आपने रोल किया, रोल नहीं किया अभी तक, डाइस आपके पास है, मैं कह रहा हूं कि भाई छक्का आएगा, आप बोलोगे ऐसे कैसे आएगा, मैं बोलूंगा पक्की बात छक्का आएगा, क्यों आएगा? फिर आपने क्या किया, चलो कोई मसला नहीं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर, मैंने असम्पशन लगा ली है कि छक्का आना चाहिए, मतलब 6 आना चाहिए आपके रोल के अंदर। ठीक है, जब आप डाइस को रोल करते हो 6 आना चाहिए, जब आपने रोल किया 6 नहीं आया, 4 वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आई है, फॉर एग्जाम्पल 4 आई है, वैल्यू आई है, अब जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है, ये अगर हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आती है तो मेरी एस्टिमेशन सही थी, लेकिन क्योंकि 4 आया है तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर चली जाएगी, इसका मतलब मेरी एस्टिमेशन गलत हो गई। हाँ, वेरी गुड। अब ये है प्रिडिक्शन। अब ये जो प्रिडिक्शन के बाद जो एक्चुअल डेटा आता है ना, वो इज समथिंग एल्स। आपने प्रिडिक्शन कर ली है, परफॉर्म हो गई, आपने प्रिडिक्शन दिखा दी कि बारिश हो सकती है, और अगर आप यहीं बैठे और सोच रहे हो कि यार आज बारिश हो जाए तो दैट इज योर एस्टिमेशन। अगर हो गई, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने प्रिडिक्शन निकाल के दी कि हाँ हो सकती है, तो आपकी एस्टिमेशन सही थी, वेरी गुड। अगर फिर भी नहीं हुई बारिश तो उसकी प्रिडिक्शन गलत थी, जो उसने प्रिडिक्ट की थी। अब तो एस्टिमेशन का काम खत्म हो गया ना, एस्टिमेशन था जब तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, रिजल्ट आ चुका है, प्रिडिक्शन आ चुकी है, उसमें आपकी एस्टिमेशन सही हो चुकी है, खत्म। अब प्रिडिक्शन आ गई। अब ये प्रिडिक्शन सही है कि गलत है, ये तब होगा जब एक्चुअल इवेंट परफॉर्म होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्चुअल इवेंट। अब एक्चुअल इवेंट परफॉर्म हुआ, बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब उसके प्रिडिक्शन में एरर था, आपकी एस्टिमेशन तो हो चुकी, खत्म हो गया, वो पूरा चैप्टर ही क्लोज हो गया। ठीक है, ये फर्क है, समझ आया? एग्जैक्टली अब ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या है, इन्होंने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने कहा आपको डेंगू हो सकता है, अब आप मान लोगे? नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे ना, ठीक है, ये हो गई एस्टिमेशन। अब आप गए लेबोरेटरी, वहां जाके आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट ने कहा कि आपको डेंगू
नहीं है। इसका मतलब उसकी एस्टिमेशन, आप रुको तो सही, आगे बता रहा हूं। इसका मतलब उसकी एस्टिमेशन खत्म हो गई, लेकिन रिपोर्ट एक यू कैन से मशीन से जरिए निकाली गई है, उसकी 100% गारंटी नहीं होती। अब तुम बिस्तर पे पड़ गए, इसका मतलब रिपोर्ट भी गलत थी, उसकी एस्टिमेशन सही थी, लेकिन मुझे डेंगी हो चुका है। अब ये जो एक्चुअल वैल्यू आ गई ना, इस पे एस्टिमेशन काउंट नहीं होती, इस पे प्रेडिक्शन को मेजर किया जाता है कि प्रेडिक्शन सही थी कि गलत थी। प्रेडिक्शन लेबोरेटरी ने दी थी, डॉक्टर ने सिर्फ एक अजम्पशन लगाई थी। ये भी है, वेरी गुड। पाकिस्तान जीत नहीं, पाकिस्तान जीत उधर इधर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते ना, पूरा हम वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, सट्टा लगाना पड़ जाएगा, सट्टा लगाना पड़ जाएगा कि अभी अगर छक्का आ गया तो मतलब समझो जीत गए। क्या नहीं जीत सकते, एग्जैक्टली। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। किसमें? सट्टे में पहले एस्टिमेशन होती है ना, आप पैसा लगाते इसलिए हो कि आपको लगता है कि ये जीतेगा। प्रेडिक्शन कहाँ है, किसी ने प्रेडिक्ट थोड़ी किया पक्का ये जीतेगा, नहीं, ये आपकी एस्टिमेशन है, फॉर्म में खेल रहा है, लग रहा है। प्रेडिक्शन तो तब ना जब किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके प्रेडिक्ट करवाया हो। अरे आगे तो बढ़ने दो, यहीं अटक जाएंगे हम, समझ में तो आ गया ना तुम्हें, तो बार बार एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? किसी और को कोई सवाल है पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़े। देखिए, एस्टिमेशन का मतलब होता है यू आर जस्ट अज्यूमिंग, कि आपको लगता है ऐसा हो सकता है। प्रिडिक्शन एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ डेटा लेकर उसके ऊपर हम कोई ना कोई कैलकुलेशन करने के बाद एक प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। दो चीजें, तीन, पहली बार एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ठीक है, मैं अच्छी तरीके से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है कि आपने जस्ट अज्यूम किया कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सैंपल साइज उठाया, उस सैंपल साइज के ऊपर प्रेडिक्शन किया, जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। विदाउट एक्सपेरिमेंट वो एस्टिमेशन था, सैंपल साइज पे जो प्रेडिक्शन किया वो प्रेडिक्शन है। एक्चुअल डेटा पे जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट हुआ है वो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट, जिसके बाद ना प्रेडिक्शन की जरूरत है ना एस्टिमेशन की जरूरत है, वो एक्चुअल रिजल्ट आ जाए, ठीक है। मतलब अगर इसको आप किसी पेशेंट के साथ ले लें, आपने एज्यूम किया हो सकता है इसको फलानी बीमारी लगी हो, ठीक है। हमने क्या किया, एक सैंपल उठाया खून में से, कहीं से भी, कोई कंप्लीट बॉडी का तो नहीं चेक कर सकते, खून में से उसका आपने सैंपल उठा लिया। अब हमें लगता है कि इसने रिसेंटली, जैसे कि आप उसकी मलेरिया की बात कर लें, अगर आपको मलेरिया होता है और आपने मलेरिया की दवाई खा ली है, वो टेस्ट कभी नहीं बताएगा कि आपको मलेरिया है, पर आपको असल में मलेरिया होगा। इट इज, ये प्रूफ है, आप जाके किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ है। होता है क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने अज्यूम किया कि इसको मलेरिया है, आपने टेस्ट करवाया, सैंपल ऑफ योर ब्लड, कंप्लीट ब्लड का नहीं है, सैंपल ऑफ योर ब्लड, उससे टेस्ट करवाया, तो बेसिकली आपके पास मलेरिया नेगेटिव आ गया। लेकिन एक्चुअल में एक दिन या 2 दिन बाद आपके पास असल रिजल्ट आ गया कि आपको मलेरिया हो चुका है, उसके आपको सिम्टम्स और सब चीजें नजर आ रही है, तो वो था एक्चुअल रिजल्ट। विदाउट टेस्ट, assumption, estimation, आफ्टर सैंपल टेस्ट, सैंपल में और पॉपुलेशन में फर्क है, सैंपल का टेस्ट निकालोगे तो प्रिडिक्शन, आफ्टर प्रिडिक्शन पॉपुलेशन का जब आप एक्सपेरिमेंट निकालोगे तो वो एक्चुअल रिजल्ट। ये तीन है। वेरी गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं। नंबर सेकेंड पार्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? Basically here formulate assumptions, null and alternate hypothesis
ये क्या है, ये नीचे में एक्सप्लेन किया हुआ है, हम नीचे देखेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। यूज टेस्ट, कौन सा, टी टेस्ट है हमारे पास, काई स्क्वायर टेस्ट है हमारे पास, जेड टेस्ट है हमारे पास, एनोवा टेस्ट है हमारे पास, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमारी इन अजम्पशंस को प्रूफ करने में काम आते हैं कि क्या ये हमारी एस्टिमेशन जो अजम्पशंस हैं, ये हमारी अजम्पशंस सही भी है या नहीं है। इन्हीं अजम्पशंस, इन्हीं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके पास टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है। काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद टू चेक इफ सैंपल एविडेंस सपोर्ट्स और रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस रिलाइज ऑन कॉन्सेप्ट लाइक पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस लेवल। ये कुछ चीज़ें हैं, ये पैरामीटर्स यू कैन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आगे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट लाइक पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस लेवल्स। उसके बाद है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वेयर एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, प्रेडिक्ट वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर। कोरिलेशन क्या होता है, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, हाइपोथेसिस से नीचे एक्सप्लेन अच्छी तरीके से हुआ है। मैं जरा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। रिग्रेशन लाइन आप लोगों ने बनाई थी, याद है, सीबॉर्न के अंदर प्लॉट, यू कैन से एसएस सीबॉर्न डॉट रिग्रेशन प्लॉट। ये जो रिग्रेशन प्लॉट था, ये रिग्रेशन लाइन जनरेट करता था। अब ये रिग्रेशन लाइन बेसिकली होती क्या है, दीज आर दी प्रिडिक्शंस। ये प्रिडिक्शंस होती हैं जो हमने प्रिडिक्ट की हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग, एक डेटा सेट की बात करते हैं, व्हिच इज एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, या सॉरी एरिया इन स्क्वायर फीट एंड प्राइस इन लैक्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी ज़मीन खरीदने जाओगे तो आप एरिया इन स्क्वायर फीट चेक करते हो और उसकी प्राइसेस लैक्स में होती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई यू कैन, या स्क्वायर फीट को छोड़ो, स्क्वायर यार्ड समझ लो, ठीक, गज में आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 30 गज का प्लॉट कितने का मिलेगा? हाँ, 60,000 का। कौन सी दुनिया में रह रहे हो? 1 लाख, 1 लाख कौन सी जगह पे ये मिल रहा है? मुझे ही बता दे, मैं भी 2-4 लेके रख लूँ फिर। कोर्ट से आगे या कोर्ट से पहले? हाँ हाँ, 1,60,000 पे तुम तो कोड़ियों के भाव बेच रहे हो। पर गज कितने का पड़ेगा? खैर इसको बाद में ही मुझे बताना अगर है सच्ची में, वैसे होगा नहीं, तुम पता नहीं कहाँ से बता रहे हो। खैर अराउंड 30 गज का प्लॉट की जब आप बात करोगे तो तकरीबन 8, हाँ देखिए पागल हो गया, 15-20 लाख तक क्यों मिलेगा? उसमें तो आपको आराम से मिल जाएगा 60 गज का प्लॉट किसी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर। उसमें 15-20 में तो नॉर्मल लोकेशन के ऊपर आपको मिल जाता है। अब आप डिफेंस की एरिया में जाओगे तो फिर तो महंगा पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल लोकेशन पे आपको 30 गज का प्लॉट अराउंड 8 के अंदर मिल जाएगा, 7-8 लाख। चलें आगे देखते हैं। अब ये तो आपने एक वैल्यू बता दी, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे अज्यूम कर रहे हो आप लोग। मैं आपसे कहूँ जाएं और सर्वे करके आएं। आपने सर्वे किया, आपने सबके रेट्स लिखना शुरू कर दिए, 30 गज का प्लॉट इतने का मिल रहा है, 60 गज का इतने का मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, आपने डेटा यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल थोड़े बहुत जो है क्या कहते हैं प्लॉट्स की रेट लेकर आ गए। अब जाहिर सी बात है, आप मैं आपसे कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में कितने का मिलेगा तो हम नहीं निकाल सकते। तो आपने हैदराबाद के ही कलेक्ट कर लिए फॉर एग्जाम्पल, या थोड़े से हैदराबाद से लिए, थोड़े कराची से उठा लिए, थोड़े से आपने सक्खर से उठा लिए, थोड़े से आपने नवाबशाह में जाके चेक कर लिए, थोड़े से आप कोयटा चले गए, थोड़ा सा आपने इस्लामाबाद में देख लिया। कंप्लीट नहीं देखा हमने, थोड़े बहुत हमने डेटा उठा लिया। अब यहाँ पर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक हो गया
एरिया इन स्क्वायर यार्ड, दूसरा हो गया आपका प्राइस। अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑन स्क्वायर यार्ड के ऊपर प्रिडिक्ट करो प्राइस कितनी होगी, इट कुड बी प्रेडिक्टेड, ये हो सकता है प्रेडिक्ट। अब अगर आप प्रिडिक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक रिग्रेशन लाइन बनाओगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो और आसानी से पता चल जाएगा आपको। ये मैंने पहले ड्रॉ किए हैं काफी दफा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रिग्रेशन लफ्जी मायना, रिलेशनशिप बनाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, बेसिकली टू प्रिडिक्ट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। अच्छा अब यहाँ देखो सुझाव, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस इज एरिया इन स्क्वायर यार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 80, नहीं थोड़ा सा फर्क रखो, 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 प्लस 30, 120 प्लस 30, 150, ठीक है। अब हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं। ये हो गया 8 लाख, ये हो गया आपका कितने का होगा, 16 का मिलेगा। 19 वाला 24 तक का मिल जाएगा तकरीबन। मैं 24 ही लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिख रहे। 90 का 24 लिख देते हैं हम यहाँ पे। 120 का आपको 32, देखो सेम रखो तो अच्छा, 32 प्लस, तब आपको लगता है 120 तो 32 का नहीं मिलना चाहिए, 130 अराउंड 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 120 यहाँ पे आएगा। 40 का 150 आपको तकरीबन तकरीबन अगर नॉर्मल लोकेशन पर है तो 60 टू 70 के दरमियान इस जगह पे मिल जाएगा। 90 का हम यहीं पर रख देते हैं, 60 का हम यहाँ रख देते हैं। और अब आप कराची चले गए, कराची के हिसाब से थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपके पास अलग अलग डेटा बन गए। अब ये आपके पास अलग अलग डेटा पॉइंट्स है। डेटा पॉइंट मतलब ये कहीं आपको 30 गज का प्लॉट आपको 8 लाख का मिल रहा है, कहीं आपको 30 गज का प्लॉट 10 लाख का मिल रहा है। तो आपके पास अलग अलग डेटा कलेक्ट तो कर लिया। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट क्या करना है कि मुझे बताओ 110 गज का कितने का मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी 110 का हमारे पास प्लॉट का कोई भी डेटा पॉइंट नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, मुझे प्रिडिक्ट करना है। मुझे प्रिडिक्ट करना है 115 गज का कितने का होना चाहिए। तो हम कैसे इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रिग्रेशन लाइन बनानी होती है। रिग्रेशन लाइन बेसिकली क्या होती है कि जहां पर आप एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ करते हो फ्रॉम दी आपके यू कैन से कॉर्टेक्स के पास। अब ये कैसे ड्रॉ किया जाता है? जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है ओरिजिन से हो, रिग्रेशन लाइन जरूरी नहीं है ओरिजिन से, ठीक है। रिग्रेशन में दो चीजें काउंट की जाती है। हाँ मतलब जहां से भी है, मैं वैसे जानबूझ के मैंने यहाँ से किया ताकि ये ना हो जाए कि हमेशा ओरिजिन से ही निकलेगी। ओरिजिन से नहीं निकलती रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन कहाँ से निकलती है? दी ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शंस। इसमें जो ये सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं आपके पास, ओरिजिन ये 0 होता है। ये बेसिकली कंसिस्ट करता है 1 बाय 1 का उस पॉइंट्स पे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं 90, हमारे हिसाब से हमारे डेटा के हिसाब से 90 गज का आपको 24 लाख का मिल जाएगा, और रिग्रेशन के हिसाब से आपको ये अराउंड अराउंड 25 के आसपास मिलेगा। तो प्रिडिक्शन हमारी कह रही है 25, एक्चुअल डेटा में 24 है, इतना फर्क नहीं है। रिग्रेशन लाइन वहां जनरेट की जाती है जहां पर जो डिस्टेंस है ये सबसे क्लोजेस्ट हो जाए।
कम हो जाए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बन जाए एक्चुअल वैल्यू का और प्रिडिक्टेड वैल्यू का, तो रिग्रेशन लाइन इसको कहा जाता है कि ये आपकी प्रिडिक्शन लाइन है जो प्रिडिक्ट की है किसी मॉडल ने या किसी की तरीके से आपने प्रिडिक्ट करवाई है। ये आपका एक्चुअल पॉइंट है। एक्चुअल पॉइंट और प्रिडिक्टिंग पॉइंट के दरमियान का ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस है, ये जितना क्लोज होगा मतलब कम होगा उतनी बेहतर आपकी रिग्रेशन लाइन जनरेट होगी और मॉडल अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करेगा। नहीं, मैं तभी एक्सप्लेन किया, हम कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं बार बार। एस्टिमेशन इज जस्ट एन अजम्पशन। अभी तो हो गई सारी चीजें, एस्टिमेशन भी परफॉर्म कर दिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हो चुका है और एक प्रिडिक्शन भी आ चुकी है। अब जब एक्चुअल डेटा आएगा, एक्चुअल डेटा क्या आ रहा है, 110 गज का प्लॉट कितने का होगा, तो इसके हिसाब से 110 गज का प्लॉट अराउंड यहां पर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, अराउंड 30 के आसपास होगा ही। पर आप जब मार्केट में गए आपको 110 गज का प्लॉट मिल रहा है तकरीबन तकरीबन फॉर एग्जांपल 40 लाख का, इसका मतलब आपकी प्रिडिक्शन ही गलत है और इसको हम कहते हैं एरर, या आगे आपको पता चलेगा जब आप मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शंस करोगे। ठीक है, ये उसमें चला, देखिए ये अनसुपरवाइज सुपरवाइज ये सब चीज पीछे तो कुछ है ना, तो ये अभी वही फाउंडेशन ही तो बना रहे हैं हम, आगे चलकर। आई होप रिग्रेशन समझ आ गया होगा आपको। कोरिलेशन क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, दो वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशन के एक वेरिएबल दूसरे से कितना रिलेट करता है। रिलेशन का मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कहो कि मैं अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान चला गया और कलर चेंज हो रहा है आपके फेस का, मतलब कि जो ह्यूमन पाकिस्तान में रहते हैं उनका कलर फॉर एग्जांपल स्किन कलर उनका ब्राउन टाइप का है और जो अफगानिस्तान पहुंच गए वो बिल्कुल ही थोड़ा सा व्हाइट की तरफ चले जाता है। अगर आप यूके पहुंच गए तो और ज्यादा व्हाइट की तरफ। अब ये रिलेट कर रहा है, कंट्री इज रिलेटिंग टू द कलर ऑफ योर स्किन, ऐसा है। तो ये जो कोरिलेशन है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है कि अगर ये आपस में रिलेट कर ही नहीं रहे तो एक चीज दूसरे को प्रिडिक्ट कर नहीं सकती। अगर आप इसी एग्जांपल को ले लो, दिस इज योर एरिया इन स्क्वायर यार्ड, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्राइस। स्क्वायर यार्ड बढ़ रहा है, आपका प्राइस ही बढ़ रहा है, स्क्वायर यार्ड कम हो रहा है, प्राइस भी कम हो रहा है, रिलेट कर रहा है ना। अगर ये रिलेशन बनाता ही नहीं है हम प्रेडिक्शन निकाल ही नहीं सकते, सिंपल। तो कोरिलेशन क्या कर रहा है, चेक करने के लिए कि भाई अगर आप का रिलेशन बन रहा है तो आप निकालो, नहीं बन रहा तो छोड़ दो। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ये फाउंडेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुने, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको ये, अभी जब ये सब चीजें आप अप्लाई करने के बाद प्रिडिक्शंस कर रहे होगे ना तब मजा आएगा। अभी ये थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, अगर आप ये सुनोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे, तो एट द टाइम जब प्रिडिक्शन हो रही होगी आपको पता ही नहीं होगा कि प्रिडिक्शन हो कैसे रही। और इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि प्रिडिक्ट करके दो, आपसे पूछा जाता है कि प्रिडिक्शन कैसे की। आप एक काम करें, आप जाएं घर जाके आप लोग गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहां पे जाके डिफरेंट रिसर्च पेपर्स उठा लें मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग टाइप की चीज़ों के, या एआई के उठा लें। आप जब ओपन करेंगे आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि कैसे परफॉर्म किया गया, प्रिडिक्शन जो की है आपके मॉडल ने किस तरीके से की है, क्यों ये प्रिडिक्शंस आ रही हैं, क्यों इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में लाजमी आती हैं, क्योंकि उनको पता है 5 लाइन ऑफ कोड कोई भी याद करके आ जाएगा। वहां पर आके आपको ये तो नहीं कहेंगे आपसे कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी कि आओ इसको सॉल्व करो, ऐसी बात है, उसको तो टाइम लगेगा सॉल्व करने में। वो आपको कहेंगे कि एक सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चला के दिखाओ, अब आप कहोगे कि इसमें क्या 5 लाइन ऑफ कोड कोई भी याद करके आ जाएगा। से पूछेंगे बताओ मशीन लर्निंग करो ठीक है अपनी जगह पे इसके पीछे क्या हो रहा है।
कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लॉस फंक्शन कैसे काम करता है, सब इसी के ऊपर बेस करता है। तो थोड़ा सा इसके फोकस करें इसके ऊपर। जो लोग मोबाइल और लैपटॉप में लगे हुए उनसे मैं कह रहा हूँ, आई नो आप लोगों को लग रहा है ये कि किसी काम का नहीं है, पर जब आप फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाओगे तो फिर मुझे याद करोगे। इससे अच्छा है कि इधर फोकस कर लो। Hypothesis testing, before going on hypothesis testing, what is hypothesis and वो तो आपको पता है। null और alternate hypothesis में क्या फर्क होता है। Hypothesis testing is a statistical method used to decide whether there is enough evidence in a sample of data to support a particular claim about the population. As I already explained you कि हम हमारी estimation या assumption का करते क्या है, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि whether हमारी assumption सही है भी कि नहीं about the population। अगर आपकी assumption क्या थी कि न्यूयॉर्क के लोगों की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट सिर्फ 200 लोगों पे था, assumption पूरी पॉपुलेशन पे थी। क्या इस 200 लोगों के सैंपल के अंदर इतना एविडेंस है कि आपकी ये अजम्पशन मान ली जाए कि हाँ ये कंप्लीट जितने भी हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर लोग रहते हैं इन सब की हाइट की एवरेज ये होनी चाहिए। क्या? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कोई 1 करोड़ से ऊपर लोग बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल लोगों का डेटा है, तो 200 तो काम के नहीं है। परसेंटेज नहीं ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं है, बात है रैंडमाइजेशन। एटलीस्ट 20% तो होना चाहिए, 20% नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करते, एटलीस्ट 20%। हाँ, अगर परसेंटेज पे एक और चीज आ सकती है, आप कहोगे सर कितनी परसेंटेज होगी कि हमारा एविडेंस हमारे पास आ जाएगा कि हाँ पॉपुलेशन का ये रिजल्ट हो सकता है। उसके लिए अलग अलग टेस्ट हैं। अगर इनफ पॉपुलेशन का सैंपल आपके पास साइज अवेलेबल है, इनफ सैंपल है, मतलब अच्छा खासा आपके पास सैंपल अवेलेबल है, अराउंड 30% आपके पास है, तो अलग टेस्ट है। अगर आपके पास 30 से कम है तो एक और टेस्ट है जो कम सैंपल साइज से भी निकाल सकते हो, तो वो आगे जब पढ़ोगे पता चलेगा। अभी इधर आते हैं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हमारे पास 2 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नंबर 1 इज नल हाइपोथेसिस, नंबर 2 इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, इसको हम पढ़ते हैं बाद में। नल हाइपोथेसिस मतलब होता है अजम्पशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो है या फलाने किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट से कहा कि आपको मलेरिया है, दिस इज नल हाइपोथेसिस, मतलब आपने एक अजम्पशन दी है। अल्टरनेट इसका उल्टा होगा, मतलब यहां पे मेरी अजम्पशन क्या थी कि इसको मलेरिया है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, इसको मलेरिया नहीं। ठीक है, नल का मतलब क्या होता है कि जो अजम्पशन है, अल्टरनेट मतलब उसका उलट, उसका रिवर्स या तो उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर कह रहा है कि तो आपको कोई डिजीज है, आपका जो अल्टरनेट होगा वो क्या होगा कि इसको ये फलाना डिजीज नहीं है। व्हाट इट सेज, द डिफॉल्ट अजम्पशन, नो डिफरेंस और नो अफेक्ट, कोई इसमें डिफॉल्ट अजम्पशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। आपने एक सिंपल अजम्पशन दे दी कि हाँ इसको मलेरिया है, एक सिंपल अजम्पशन, देयर इज इक्वल चांस फॉर एवरी आउटकम। नंबर 1, what is alternate hypothesis here? The claim we want to test, there is a difference, or it is the opposite of H0 या फिर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेट को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टरनेट क्या होगा, आपके नल हाइपोथेसिस का उलट या फिर अपोजिट। वो नहीं तो उसकी जगह पे वो तो देखिए
यहाँ पर आपके पास हाइपोथेसिस के अंदर मीनिंग होती है कि एक अगर हाइपोथेसिस आपने दी है, अगर वो नहीं तो उसकी जगह पे क्या, तो उसकी जगह पे हम कह रहे हैं कि इसका उलट होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बाइनरी की दो की बात करें आप, या तो एक 0 आएगा या तो 1 आएगा, दैट्स इट। अंग्रेजी गलत बोलते हैं हम, इंग्लिश गलत बोलते हैं। आगे चलते हैं। अल्टरनेट का मकसद यही होता है कि अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आएगा। जरूरी नहीं है कि वो उसका उल्टा ही हो, उसकी रिप्लेसमेंट क्या आएगी। अब इसकी जगह पे मैं कह रहा हूं कि उलट होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। या तो उसको डिजीज होगी या तो नहीं होगी। क्या ऐसा कुछ है, कोई बीच की रास्ता है क्या हमारे पास? नहीं ना। जब दो ही आउटकम्स हैं, एक नहीं आता तो दूसरा ही उसका रिप्लेसमेंट है, कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं। सिंपल। नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज दिस, हाउ इट सेज रिमेंबर। अब एक चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जब आप कहते हो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी अपोजिट, इसका मकसद क्या होता है? हम कभी भी इन स्टैटिस्टिकल यू कैन से टर्मिनोलॉजीज में अल्टरनेट हाइपोथेसिस का नाम नहीं लेते। बताते तो हैं कि ये इसका अल्टरनेट है, पर कभी भी नाम नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमेशा नल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। अब नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ गई, ऐसे ही है ना। नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट होगी तो वो नल ही है, अल्टरनेट तो आ ही नहीं सकती। और ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगी? तो आ गया, रिजल्ट आ गया, आपको कैसे पता चला कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई? देखिए, जब भी आप एज अ साइंटिस्ट की बात कर रहे हो, वी नीड प्रूफ, रिटन प्रूफ। आपके बोलने से नहीं मानेंगे, प्रूफ चाहिए। और प्रूफ के लिए कैलकुलेशंस चाहिए। कैलकुलेशंस कैसे करें हम? आपने तो कह दिया कि हाँ ये नहीं है, तो इससे मैं तो नहीं मान सकता। मुझे प्रूफ चाहिए, रिटन में चाहिए, कैलकुलेशंस चाहिए, कैसे आपने इसको रिजेक्ट किया है। आप एज अ रिसर्चर जाओगे आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप में से कोई रिसर्चर निकल के आ जाए कि मैं नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो आप कुछ ना कुछ अजम्पशन दोगे, उसी पे तो रिसर्च करोगे। अब वो अजम्पशन जब आपने रिसर्च करने के बाद उसको कहा कि भाई ये रिसर्च हमारी एक्सेप्ट हो रही है, तो एक्सेप्शन के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो भी रही है कि रिजेक्ट हो रही है? बेसिकली मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो क्या था? कॉन्फिडेंस इंटरवल वो चीज थी, दो इंटरवल्स थे जहां जिसके दरमियान अगर प्रोबेबिलिटी लाया करती है, दैट मींस योर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इससे बाहर अगर लाया करती है, दैट मींस योर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर रिजेक्टेड, इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी आ गई है। Now here you can see these are the rejection areas, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? ये होता है कि आप कितना यू कैन से रिजल्ट को कहना चाहते हो कि हाँ, अगर इस इंटरवल अगर इतना हमारे पास रिजल्ट्स खराब आती हैं तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अगर मेरी रिजल्ट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, इतना परसेंट, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास गलत रिजल्ट्स आ रही हैं, देन आई कैन एक्सेप्ट इट। दैट इज योर रिजेक्शन रीजन व्हिच इज आफ्टर द सिग्निफिकेंस लेवल। आपने कहा 5% सिग्निफिकेंस लेवल देख सकता हूं मैं, मतलब 5% डेटा अगर इधर उधर हो गया तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरी असम्पशन अगर ये है कि फलाने की हाइट जो है 178 हो सकती है, तो इसकी निकल आ गई 180, तो इतना तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि यार 78 में और 80 में इतना बड़ा फर्क नहीं है, 1-2 इंच का फर्क है, इतना नहीं है। क्योंकि हो सकता है इतनी सी तो आप गलती हम एक्सेप्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब आप कोई मेडिकल फील्ड में आते हो फिर आप कहते हो कि यार नहीं, इतना ज़्यादा, ये बहुत बड़ी डिफरेंस आ जाएगा। हम चाह रहे हैं चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार 2% का जो ना एरर आ रहा है तो खैर है, कोई इशू नहीं। 2% का रिजल्ट अगर हमारा आगे पीछे हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। अब ये 5% या 2%, 10%, 20% या आपके ऊपर है, आप कितना सिग्निफिकेंस लेवल रखते हो। इट्स अप टू यू कि आपने कितना सिग्निफिकेंस लेवल दिया है। आप सोचते हो कि सिग्निफिकेंस लेवल होना चाहिए 15%, तो आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू कि आप कितना परसेंट, आप चाहो तो 50% सिग्निफिकेंस लेवल दे सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है 50% सिग्निफिकेंस लेवल दोगे तो कभी काम नहीं आएगा आपका, हमेशा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही होगी। क्योंकि ये तो एक कह सकते हैं हम कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है कि आप, निग्लिजिबल बात है कि आपने कोई एक अजम्पशन लगाई वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके, जिसको हम कहते हैं बुल्सआई। ये बुल्सआई कभी कभार होता है, ये हमेशा नहीं होगा। या आपने देख के ही बोल दिया हाँ मुझे पता है ये जो है ना सैलानी जा रहा है पढ़ने, जरूरी नहीं है वो सैलानी जा रहा हो, वो कहीं और जा रहा होगा। कोई निकल ही आ गया कि हाँ भाई फलाना बंदा जा रहा है पढ़ने, तो कहने का मकसद क्या, ये नहीं बोल सकते कि 50% के ऊपर हमेशा एक्सेप्ट हो रही होगी, नहीं। 50% का मतलब होता है कि आप, अच्छा सॉरी, 50% एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि कभी भी रिजेक्ट होगी ही नहीं, वो हमेशा सही होगी। हाँ, 2% एक्सेप्शन का मतलब होता है कि 2% अगर रिजल्ट खराब आता है तो खैर है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। 50% मतलब 50% रिजल्ट गलत आ रहा है तो कोई मसला नहीं, चला करो। मॉडल तो स्टैंड होगा ही नहीं ना, इस पे तो होगा ही नहीं, वो तो कुछ भी दे रहा होगा। अब ये 5% कैसे डिवाइड किया जाता है वो आप नीचे समझोगे। ये 5% होता क्या है, देखिए नीचे मैंने सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ, ये पूरी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट है तो आगे पीछे जाता है। नहीं अभी कहाँ, आज तो भाई कौन सी फील्ड, आप अगर फॉर एग्जांपल बात कर रहे हो मेडिकल फील्ड में तो आप 2% से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर जिंदगी और मौत का सवाल आ जाएगा। अगर आप रिसर्च की तरफ जाते हो या किसी नॉर्मल तरीके तो आप 5% से 10% के दरमियान आगे नहीं जाते। 21% का मतलब होता है कि आप फ्रीली बोल रहे हो कि हाँ चलो चलते रहो कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम 5%, 10% से ज़्यादा हम नहीं आगे जाते, ठीक है। Now, in hypothesis testing, the significance value or alpha is the threshold set by the researchers before the experiment to define the acceptable risk of type 1 error, incorrectly rejecting a true null hypothesis. What, as I already told you, पर इसके अंदर थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा जब आपको ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर समझाऊंगा। इससे पहले सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, यही बता रहे हैं आपको कि कितना % रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हो वाइल एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। सवाल है तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं। कॉमन रूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। वैल्यूज नॉर्मली 0.5%, ठीक है, 0.05 which means 5%, 0.01 which means 1%. This is the maximum risk we are willing to take of rejecting null hypothesis when it's true, मतलब टाइप 1 एरर। अब ये टाइप 1 एरर का मकसद इस तरफ है, इधर जाएगा तो टाइप 2 एरर आएगा। टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर होता क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। टिपिकल वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। फॉर एग्जाम्पल 5% मोस्ट कॉमन टू प्रैक्टिस, 1% स्ट्रिक्ट यूज्ड इन मेडिकल और क्रिटिकल फील्ड्स, 10% लेस स्ट्रिक्ट, और यू कैन से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यू कैन से नॉर्मली आप जब कहते हो कि हाँ ठीक है हम चला लेंगे काम, एक्सप्लोर करना चाहते हैं,
Now, what is type 1 error and what is type 2 error here? ये type 1 error, type 2 error, इस ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आप फोकस करें, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आप अपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एजेंटिक एआईज, इन सब मॉडल्स को इवेलुएट करते हो कि क्या आपका ये मॉडल सही परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ये टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए आपके सामने, इसको आपने रट्टा लगा लेना। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक आपका निकल गया तो आप कभी भी अपने मशीन लर्निंग मॉडल को इवेलुएट नहीं कर पाओगे, ये नहीं बता पाओगे कि आपका मॉडल सही से परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मॉडल आपने मॉडल बना दिया, दिस टॉपिक आपने, ट्रुथ टेबल नहीं है, दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है नहीं ना, वो ट्रुथ टेबल के ऊपर बेस करता है, वेरी गुड, पर यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ और खिलाता है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा है मैंने पहले, एक्सप्लेन किया था मैंने, तो अभी भी उसी, अभी चलो अब टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर के बारे में भी देख लेंगे। Now basically this type is more, this topic is most important while you can say evaluating the performance of your model। आपका मॉडल जो परफॉर्म कर रहा है, देखो जब आप मॉडल बनाते हो ना, मतलब आपने एक मशीन रेडी कर दी, ये मशीन चल रही है क्योंकि आपने उसको चलाने के लिए बनाया है, वो चल रही है, पर क्या वो सही से परफॉर्म कर भी रही कि नहीं कर रही, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन इवेलुएट कि क्या हमारा मॉडल सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर दैट वी हैव कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वाला पता नहीं क्या नीचे देख के, द लास्ट वन आ गया, बार बार से कह रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाउ डज दिस ट्रुथ टेबल या फिर आप कह सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल कैसे काम करते हैं? अभी हम फिलहाल बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब दो कैटेगरीज। जब आपने देखा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब आपके पास दो कैटेगरीज थी, या तो नल या तो अल्टरनेट, ऐसा ही है, दो कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पर टाइप 1 एरर की बात हो रही थी। व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर? आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो या फिर आप फॉर एग्जांपल कोई मॉडल बनाते हो, मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, आपके ट्रांसफॉर्मर्स हो, एलएलएम्स हो, कोई से भी मॉडल्स आप बनाओगे, वो कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो है नहीं। एक्चुअल होगा तो प्रिडिक्शन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही है ना, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सैंपल के जरिए हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फॉर दी पॉपुलेशन। अब ये कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करें। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी की बात करते हैं। अब क्या बात करनी है इसमें? हमने कहा कि फॉर एग्जांपल वी हैव the you can say gender and pregnancy, true or false, one thing। आपने देखा कि डेटा था एक हमारे पास जिसमें उसका जेंडर था फीमेल और प्रेगनेंसी ट्रुथ थी। ये एक्चुअल डेटा आपके पास था जो सैंपल के अंदर अवेलेबल था। मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ इसको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वेरी गुड, सही कर रहा है, सही कर रहा है ना कि भाई आप उसका हमने कहा दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है। हमने कहा अगर फीमेल है तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है, उसे प्रेगनेंसी है, उसे मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है उसको। ये तो हो गया आपका ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव कैसे कि आपने, आपके पास जो एक्चुअल डेटा था उसमें उस इंसान को प्रेगनेंसी थी और मॉडल भी कह रहा है कि हाँ इसे प्रेगनेंसी है, क्योंकि एक तो फीमेल, दूसरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट आ रहा था। दो वैल्यूज में एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी पता चल जाएगा।
हम्म। अब हमने एक डेटा सेट, काफी सारे डेटा सेट हमने ऑलरेडी देखे हैं। आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। x का मतलब आपको पता है, विच इज इंडिपेंडेंट फीचर्स, और y की वैल्यू आपकी डिपेंडेंट फीचर्स, जो बेसिकली आपके टारगेटेड वैल्यू है जिसको आपने प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक, आगे चलो। अब एक डेटा सेट है आपके पास जिसके अंदर हमारे पास तीन फीचर्स है। नंबर वन इज जेंडर, नंबर टू इज हमारे पास पी टेस्ट, ठीक है, एंड नंबर फोर इज, इसकी जरूरत ही नहीं है, दो ही रखते हैं बस, सिंपल पी टेस्ट की बात भी नहीं करते। ठीक है, प्रेगनेंसी, यार चलो हाँ। मैं एक काम बोल रहा हूँ, एंड और की तरह ही चलता है, लेकिन पी टेस्ट लिख देते हैं, पी टेस्ट, और तीसरा हो जाएगा प्रेगनेंसी। ठीक है, ये तीन हमारे पास पैरामीटर्स हैं। नंबर वन फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जेंडर आ रही है, या फिर ऐसे नहीं करते, फीमेल, ठीक है, और पी टेस्ट भी इसके पास आ रहा है पॉजिटिव, और प्रेगनेंसी भी इसको क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास आ गया, ये क्या है, फीमेल ही है, पी टेस्ट इसका नेगेटिव है, लेकिन स्टिल ये ट्रू दे रहा है। हो सकता है डेटा के अंदर कोई गलत वैल्यू भी तो आ सकती है, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू गलत आ जो भी है, पर एक्चुअल डेटा ये हमने प्रेडिक्ट नहीं किया, हम एक्चुअल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है, सैंपल उठा रहे हैं। एक और हमारे पास आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये भी नो, ये भी हो गया फॉल्स। इसी तरीके से एक हमारे पास आ गया मेल, टेस्ट हमेशा इसका नेगेटिव होगा, ये भी फॉल्स है। अब एक्चुअल डेटा आपके पास अवेलेबल है, क्या इस एक्चुअल डेटा में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ एक वो फीमेल वाले में है, लेकिन वो एक नॉर्मल बोल सकते हो आपके, हाँ ये हो सकता है कहीं ना कहीं, फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, हम सोच सकते हैं हो सकता है दुनिया में ऐसा कोई केस निकल आ जाए, इट कैन बी हैपन। पर अगर मेल की बात करो तो कभी भी नहीं हो सकता। सैंपल जो एक्चुअल डेटा है, जो आपने कलेक्ट किया है, सर्वे किया है अलग अलग हॉस्पिटल्स पे जाके, नाउ आपका एक मॉडल था, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल बनाया आपने, डीप लर्निंग मॉडल, और वट एवर द मॉडल यू हैव क्रिएटेड टू प्रिडिक्ट समथिंग, यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट इट, आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो। अब प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज, आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, हाइपोथेसिस निकालोगे, हाइपोथेसिस करोगे, आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक मॉडल रेडी हुआ, मॉडल को आपने ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद अब आप प्रिडिक्शन लेना चाह रहे हो उससे, प्रिडिक्शन आपने यही डेटा उसको प्रोवाइड कर दिया, ये सेम डेटा आपने उसको प्रोवाइड किया सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल डेटा क्या, यहां पर वैल्यू क्या है, प्रेगनेंसी ट्रू आ रही है, मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया प्रेगनेंसी ट्रू, मॉडल मतलब सही परफॉर्म कर रहा है, सही परफॉर्म कर रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू भी इसको प्रेगनेंसी ट्रू है, और मॉडल ने भी प्रेगनेंसी रिजल्ट या तो प्रिडिक्ट किया है ट्रू, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रू पॉजिटिव, व्हिच इज दी परफेक्ट वैल्यू। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में भी ट्रू है, मॉडल ने भी ट्रू मतलब पॉजिटिव वैल्यू दी है, सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल मॉडल ने को आपने ये वाला डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एक तो फीमेल है, पर फीटस
नेगेटिव है और प्रेगनेंसी आपकी फॉल्स है। मॉडल ने ही प्रिडिक्ट कर दिया कि इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो ये भी सही, तो उसको हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव। मतलब सॉरी फॉल्स नेगेटिव आएगा, ये ट्रू नेगेटिव लिख दिया हमने। खैर दिस इज फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या, एक्चुअल में वैल्यू फॉल्स है और मॉडल ने भी नेगेटिव वैल्यू दी है आपको, उसने भी कहा कि भाई फॉल्स है, इधर फॉल्स नेगेटिव आएगा। ये इधर आगे पीछे हो गया है, एक मिनट रुक जाइए। ट्रू पॉजिटिव, ये इसको काटो उसको, दिस इज ट्रू नेगेटिव, इसको काटो, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, इसको काटो, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। ओके, नाउ बेसिकली क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आपकी फॉल्स है और मॉडल ने भी रिटर्न किया नेगेटिव वैल्यू, तो ये हो गया आपका फॉल्स नेगेटिव, व्हिच मींस मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है, सही जवाब दे रहा है। अब आते हैं मजा, मॉडल को आपने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल उधर देख के करूंगा तो ये वाला डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब जब आपने ये प्रोवाइड किया तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2, पर मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया है फॉल्स। मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट कर दिया, फॉल्स प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब एक्चुअल में यहां पर वैल्यू ट्रू थी और मॉडल रिटर्न कर रहा है आपको फॉल्स, तो दिस वुड बी ट्रू नेगेटिव। मतलब एक्चुअल वैल्यू ट्रू है लेकिन मॉडल ने फॉल्स निकाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू नेगेटिव, तो मतलब इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। दिस इज योर टाइप 1 एरर, जहां पर एक्चुअल वैल्यू ट्रू होती है लेकिन मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा होता है फॉल्स, नेगेटिव वैल्यू दे रहा होता है, व्हिच इज योर टाइप 1। यहीं पर हम एक और डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, व्हिच इज दिस डेटा। अब यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या है, फॉल्स, लेकिन मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई ये मर्द है, भले मर्द हो लेकिन ये फिर भी प्रेग्नेंट हो सकता है या इसको है प्रेगनेंसी, तो अब ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो यहां पे बेसिकली क्या आ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू फॉल्स है लेकिन प्रिडिक्ट जो कर रहा है वो वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, या फिर पॉजिटिव वैल्यू, उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, व्हिच इज, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। वो अलग एरर है, अलग एरर नहीं नहीं नहीं, ये अलग एरर है, वो अलग एरर है, ठीक है। लेकिन ये एरर्स आकर हो सकते हैं ऑन डिफरेंट कैलकुलेशंस। अगर आप कोई गलत कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो सकता है टाइप 1 एरर आ जाए, हो सकता है टाइप 2 एरर आ जाए। टाइप 1 एरर क्यों आता है, टाइप 2 एरर क्यों आता है, वो बता रहे हैं। सिग्निफिकेंस लेवल जो ऊपर हम यहाँ पे देख रहे थे, इस सिग्निफिकेंस लेवल का काम मकसद ही यही है कि इस टाइप 1 एरर जो बेसिकली बाहर जा रहा है उसको बेसिकली फाइंड आउट करता है सिग्निफिकेंस लेवल। अब अगर ये एरर आता है, इसका मतलब आपकी असम्पशन जो आपकी हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो रही है। दैट इज व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंस लेवल और वी आर सिलेक्टिंग सिग्निफिकेंस लेवल हियर। आगे चलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। थोड़ा सा इसको हम नल हाइपोथेसिस के हिसाब से चेक करते हैं। When reject the null hypothesis, in reality it is false। मतलब आपका मॉडल जब रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, लेकिन इन रियलिटी वो वैल्यू भी फॉल्स है, तो इसका मतलब आपका मॉडल बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपने अज्यूम किया इसको फॉर एग्जाम्पल कोई भी बीमारी है। अब मॉडल बोल रहा है कि नहीं, आपने ये कहा कि भाई ये जो नल हाइपोथेसिस क्या थी, वो ये थी कि पुराने में कोई बीमारी थी। आपने देखा है, किसी को ऑब्जर्व किया, आपने कहा इसको ये बीमारी नहीं है, मतलब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट किया, मॉडल भी कह रहा है कि इसको कोई भी
बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब वो सही परफॉर्म कर रहा है, वेरी गुड। दूसरा आउटकम हमारे पास क्या आता है, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड एक्चुअल में भी, रियल वैल्यू में भी वो वैल्यू ट्रू थी, तो मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो व्हेन इन रियलिटी इट इज ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव, मतलब टाइप 1 एरर। अगर आप कह रहे हो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, का मतलब मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूं नल हाइपोथेसिस को, बट व्हेन इन रियलिटी इट वाज फॉल्स, दैट मींस टाइप 2 एरर व्हिच इज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव तो एक्सेप्ट करना था ना भाई, इसका ख्याल रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो पी वैल्यू है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये दो चीजें अभी रहती हैं। अभी इस समय पूरा घंटा पड़ा हुआ है, 1 घंटा मौजूद है। नहीं, ये एक दफा खत्म हो गया तो फिर बस आपको इसके कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। अब मैं जहां पे भी सी आई लिख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंस लेवल 5%, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं पी वैल्यू काउंट कर रहा हूँ तो क्यों काउंट कर रहा हूँ, आपको बस पता होना चाहिए। इधर जस्ट डेफिनेशंस हैं कि क्या क्या किस चीज से क्या रिलेट करता है। एक बात बताऊं आपसे, जो पहले वाली बैच है ना, उस पे उनको पढ़ाने में बड़ा मजा आता था। ये सब चीजें मुझे बहुत मजे से पढ़ाई है मैंने उनको। उसकी वजह ये, उनको बहुत ज्यादा उनको मालूम है कि यार ये चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ मैं देख रहा हूँ ना, हर कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कोई मोबाइल में मैसेज कर रहा है, किसी को कोई मैसेज कर रही है, उसको जवाब दे रहा है। मैं आपको समझा दूं, आप एक ऐसा कोर्स लेकर बैठे हो which is the most paying job in around the world। दुनिया में सबसे ज्यादा पे करने वाली जॉब्स डेटा साइंटिस्ट की हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये ख्वाब तभी पूरे होंगे जब आप लोग ध्यान दोगे। और मैं बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझना ही नहीं है, चाहते ही नहीं है हम कोशिश करें। मैं बार बार किसी को पॉइंट करके बोल रहा हूँ, यार पॉइंट मैं कब तक करूँगा। एक मिनट रुको, इसको तो बंद करो, दुनिया में पता चल रहा है तुम लोग कहाँ पर। स्टार्ट करता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं सिर्फ इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको पहले ही बताया था, दीज आर द इंटरवल्स जिनके बाहर अगर आपका पी वैल्यू रिलाय करती है तो बेसिकली आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ये रिलाय करती है, इसका मतलब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। नाउ हियर यू कैन सी, अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल कह रहे हो 5%, अगर आपने कहा सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%, मतलब मैं 5% डेटा, रॉन्ग डेटा, मतलब रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो ये 5% कोई एक साइड पे नहीं होता है, इसको आप करोगे हाफ। 5% का हाफ क्या हो गया, 2.5, 2.5, तो 2.5 आपका लेफ्ट पे चला जाएगा, 2.5 आपका नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट आपका पॉजिटिव में गलत आ रहा हो सकता है रिजल्ट आपका नेगेटिव में गलत आ रहा हो। सही है ना, तो ये दोनों चीजें हमने रखी थी। तो 5% का मतलब होता है हाफ इधर हाफ इधर। अब 5% आपका कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल हो गया, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका हो जाएगा 95%। आई समझ में, नहीं समझ आई। कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली क्या होता है कि जहां पर अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा या आपकी पी वैल्यू प्रोवाइड, मतलब लाइ करती है, तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाएगा। जहां पे आप कह सकते हो आपकी अजम्पशन सही है। ये जो बेसिकली एरिया होता है, ये होता है सिग्निफिकेंस लेवल माइनस करने के बाद।
कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है आपके पास दी 100% मतलब टोटल percentage of your population या sample 100% माइनस सिग्निफिकेंट लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या थी 5% रिस्क, तो 5% आप माइनस कर दो, बाकी कितना बचा 95%। तो 95% एरिया ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर अगर आपकी ये पी वैल्यू लाई करती है तो आप इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। अगर बाहर हो जाती है तो आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि जैसे ये बाहर चला गया तो आप ये सिग्निफिकेंस लेवल के बाहर चला गया। यहाँ पर देखिए ना, इसको आप इससे अंदाजा लगाएं, ये आपके हो गए सिग्निफिकेंस लेवल्स, ये 5% था ना, 25%, 2.5% यहाँ पे, 2.5% वहां पे, तो ये हो गए आपके सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, इस सिग्निफिकेंस लेवल के दरमियान ये जो बकाया आपके पास एरिया बचता है 95%, दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर आपकी पी वैल्यू इधर कहीं भी आती, इस जगह पर भी क्यों ना है, दैट मीन्स योर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है, इससे बाहर चली गई इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर। आप इसको गलत वे में ले गए ना, मैं बार बार कहता हूँ पी वैल्यू, पी वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट पी वैल्यू। ये पी वैल्यू कहां से आएगी, पहली बात तो पी वैल्यू इज नॉट द पॉइंट। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहां से आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू आती है जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। अलग अलग हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, आपने अलग अलग हाइपोथेसिस जो भी टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हो उससे एक पी वैल्यू आएगी आपके पास। ये जो पी वैल्यू आएगी ये कहां लाया करती है, अगर ये आपको ये बता रही होती है, ये हमेशा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कह रहे हो कि 95% का मतलब है कि तो 22 हो गया, तो ये कभी 22 नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लेकर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं पी वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि ये वो इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो भी वैल्यू है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 95% ऑफ द पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी से मैच करी, जिनको हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है एक्चुअल में, तो वहां पे चला जाएगा। अगर हम कहेंगे ये उन 5% की बात कर रहे हैं जिनके पे आप जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ उसमें लाया कर रहा है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो 5% यहीं तक स्टॉप है, इसके बाद 5% के बाद जा रही है, मतलब यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे 2.5 यहाँ पे लाइन है, 2.5 यहाँ पे लाइन, इस लाइन के आगे चला जाएगा तो रिजेक्ट, इस लाइन के आगे पीछे चला जाएगा तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट हो रहा है। 50% अगर आप रखते हैं ना, 50% तो इधर चला जाता है ये, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है जो चीज इधर आ रही है ना तो एक्सेप्ट की जाए। ठीक है, अब P वैल्यू इधर कॉन्फिडेंस इंटरवल आप यहाँ पे देख सकते हो, रेंज ऑफ वैल्यू दैट इज लाइकली टू कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स लाइक मीन्स और proportion based on your sample data, as I already told, true मतलब जहाँ पे सही डेटा अवेलेबल है, तो ये 95% एरिया के अंदर सही डेटा अवेलेबल है, अगर आपको भी डेटा यहीं पर आ रहा है इसका मतलब आपकी assumption सही है। पी वैल्यू ऊपर है, पी वैल्यू को हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर विथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ ही पढ़ के फिर फाइंड आउट भी कर लेंगे, तो इजीली आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर पहले से ही पढ़ा दूंगा तो प्रॉब्लम करेगा।